प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान में अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दो। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य समुचित अक्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, स्वास्थ्य का अर्थ है अगर व्यक्ति शरीर से, मन से और समाज में उसका व्यवहार आस पड़ोस के लोगों से अच्छा है तो उसे हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां बताइए। अच्छे स्वास्थ्य की दो आवश्यक स्थितियां अच्छा एवं संतुलित आहार लेना, उचित जैविक एवं भौतिक पर्यावरण यानी वातावरण में रह रहा है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आगे है, संक्रमण फैलने की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, जो संक्रमण है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग हैं वो वायु से, मिट्टी, जल, संक्रमित जीव से स्वास्थ्य जीव में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित होते हैं। प्रत्यक्ष विधि से खांसने, छींकने तथा बात करने से, संपर्क में आने या लैंगिक संपर्क से, रक्त द्वारा संचरित होता है, ये प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष विधि क्या है? वाहक द्वारा, कीट, अन्य जंतु जैसे मक्खी, मच्छर द्वारा, संक्रमित जल, भोजन एवं वायु द्वारा, ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा। आगे है, प्रतिरक्षीकरण क्या है? प्रतिरक्षीकरण क्या है? अनेक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों के उत्पन्न करने के लिए प्रतिजन को कमजोर करने या मारकर स्वस्थ शरीर में प्रतिरक्षण वैक्सीन के द्वारा प्रविष्ट करवाया जाता है। इस प्रतिजन से प्रतिरक्षी तंत्र प्रेरित होकर उस रोग के संक्रमण के दौरान प्रतिरक्षियों को उत्पन्न करता है जो रोग से लड़ते हैं। क्या होता है प्रतिरक्षीकरण में? प्यारे बच्चों, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है तो कोरोना के जो वैक्सीन लगे उसका मतलब क्या है? जैसे पोलियो की वैक्सीन लगते हैं तो क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, यानी जो पोलियो का जो रोग फैलाते हैं उसके जैसे ही सूक्ष्म जीव नकली प्रवेश करवाए जाते हैं तो हमारे शरीर को पहचान हो जाती है भी हाँ, ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में है। उससे ट्रेनिंग देते हैं किस्म से, जब सही में अगर पोलियो के रोगाणु हमारे शरीर में आएंगे तो हमारा शरीर उसकी पहचान कर लेगा और उसको मार गिराएगा। तो वह है प्रतिरक्षीकरण। रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं तथा एक से दूसरे में फैलते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे हैजा, मलेरिया, तपेदिक, ये संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। आगे है, लैंगिक संचारित रोग किसे कहते हैं? तो उत्तर है, वे रोग जो लैंगिक संपर्क के कारण फैलते हैं लैंगिक संचारित रोग कहलाते हैं। तो आगे है, 3 लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखे। तो एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है। एड्स किस प्रकार फैलता है? तो एड्स जो फैलता है वो लैंगिक संपर्क से फैलता है, ग्रसित व्यक्ति के रक्त के चढ़ाने से फैलता है, यानी जिस व्यक्ति को एड्स है और उसका रक्त किसी को चढ़ा दिया जाए। ग्रसित माता से उसके शिशु को गर्भावस्था के दौरान होता है। अगर माता जो एड्स से पीड़ित है उसके शिशु को गर्भावस्था के दौरान हो सकता है। संक्रमित सुई से हो सकता है। आगे है, शोथ किसे कहते हैं? शोथ किसे कहते हैं? शोथ एक शरीर में चोट या संक्रमण से होने वाली प्रतीक्षा तंत्र की एक शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? शोथ कहते हैं। इसमें स्थानीय ऊतकों में सूजन, प्रदाह, लीलापन और दर्द जैसे शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो पेप्टिक वर्ण के लिए उत्तरदायी है। तो पेप्टिक वर्ण के लिए जो जीवाणु उत्तरदायी है उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। प्रचंड, तीव्र अथवा दीर्घकालिक रोग में अंतर लिखिए। तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। प्रचंड या तीव्र रोग यह कम अवधि तक होते हैं और दीर्घकालिक यह लंबी अवधि तक रहते हैं। यह शरीर के कुछ ही अंगों को प्रभावित करते हैं, यह शरीर के अधिकांश अंगों को प्रभावित करते हैं। यह सामान्यतः स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते, यह सामान्यतः स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके उदाहरण है खांसी, जुखाम, खांसी, बुखार, दस्त आदि। और उसके उदाहरण हैं अक्षय रोग, मधुमेह आदि। आगे चलते हैं,
उन 2 ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सकों के नाम बताइए जिनमें पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने के लिए 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उनके नाम है रॉबिन वॉरेन, वेरी मोर्सल। ठीक है, आगे है प्रश्न, कोई औषधि किसी विशेष वर्ग के रोगाणुओं पर प्रभाव डालती है, किसी अन्य वर्ग के रोगाणुओं पर नहीं, क्यों? क्योंकि औषधियाँ किसी विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। एक वर्ग के रोगाणुओं में जैव प्रक्रियाएं एक जैसी होती हैं, जबकि अन्य वर्ग में जैव प्रक्रियाएं अलग होती हैं, इसलिए दूसरे पर वो प्रभाव नहीं डालती। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किस प्रकार के जीवाणुओं पर प्रभावी है? तो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति बनाने वाले जीवाणुओं पर प्रभावी है। अगर जिन जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनती है तो वो उनको ये पेनिसिलिन दवा है वो मार देती है। कोई भी एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावी क्यों नहीं होता? बैक्टीरिया की तुलना में वायरस की जैविक प्रक्रियाएं भिन्न हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को अनेक स्पीशीज को तो प्रभावित करता है, परंतु अन्य स्पीशीज जैसे वायरस पर अप्रभावी है। तो वायरस पर अप्रभावी है। ऐसे मध्यस्थ जो रोगाणुओं को रोगी से अन्य पोषी तक पहुंचा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रोग वाहक या वेक्टर कहते हैं। जैसे मच्छर जो होते हैं वो मलेरिया रोग फैलाते हैं तो वो रोग वाहक है। रेबीज के रोग वाहक का नाम बताइए, तो कुत्ता है या अन्य पशु। जापानी मस्तिष्क ज्वर का रोग वाहक का नाम बताइए, तो मच्छर है। जापानी मस्तिष्क ज्वर का रोग वाहक क्या है? मच्छर। आगे है, प्रतिरक्षाकरण के नियम का मूल आधार क्या है? जब कोई रोगाणु पहली बार प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला करता है तो यह तंत्र रोगाणु की प्रतिक्रिया करता है और विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है, यानी उसको याद हो जाता है। जब पुनः ऐसा ही रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से नष्ट कर देता है। पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण जल्द समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षाकरण के नियम का मूल आधार है। यानी एक बार किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया तो उसके शरीर को उसकी पहचान हो जाती है, अगली बार वो जल्दी ठीक हो जाता है। संक्रामक रोगों में प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता का मुख्य कारण क्या है? संक्रामक रोगों में प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता का मुख्य कारण है पर्याप्त भोजन तथा पोषण की कमी। दूसरा है प्रतिरक्षी कोशिकाओं का सक्रिय न होना। अगर उसके शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं सक्रिय नहीं होती है तो भी संक्रामक रोगों में प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता का मुख्य कारण है। संक्रामक रोगों के निवारण का क्या उपाय है? आगे है, तो संक्रामक रोगों के निवारण के उपाय निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है टीकाकरण, दूसरा है साफ वायु में रहें, शुद्ध पानी पिएं, स्वच्छता के साथ स्वस्थ तथा उचित मात्रा में भोजन लें। एंटीबायोटिक क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है? तो एंटीबायोटिक एक रासायनिक औषधि है जो संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं के विभिन्न स्पीशीज को मारती है। यह अपनी रक्षा कवच बनाने वाले जीवाणुओं के रक्षा कवच बनाने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिससे जीवाणु आसानी से मर जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन। और ये एक सूक्ष्मजीव से प्राप्त होती है और दूसरे सूक्ष्मजीव के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेनिसिलिन क्या है? यह किस प्रकार पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है जो पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया जाता है। यह संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं में विभिन्न स्पीशीज को मारता है। यह अपनी रक्षा कवच बनाने वाले जीवाणुओं में रक्षा कवच बनाने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिससे जीवाणु आसानी से मर जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये थे आज के इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।